पाकिस्तान के प्लेयर्स बीबीएल में पिक क्या हो गए। पाकिस्तान में कोहराम बर्पा हो चुका है। पाकिस्तान के साबका प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा मसाइल शुरू हो गए हैं, उनको पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है। और पाकिस्तान में कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी साबका प्लेयर्स बोल रहे हैं कि बीबीएल ने आउटडेटेड प्लेयर पिक किए। स्पेशली बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। जब बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर तनकीद कर थक गए हैं, अब बीबीएल को भी नहीं बख्शा जा रहा। अब तनकीद बीबीएल पर हो रही है कि आपने आउटडेटेड प्लेयर क्यों पिक किए। और भाई पैसे बीबीएल ने देने लेने बाबर आजम ने या रिजवान ने या शाहीन शाह अफरीदी ने। आपको किस बात की तकलीफ है? क्या आपको इस बात की तकलीफ है कि बीबीएल ने इनको पिक क्यों किया है, या आपको इस बात की तकलीफ है कि इनको इतना ज्यादा पैसा क्यों मिल रहा है, इनको इतनी ज्यादा फेम क्यों मिल रही है? और एक पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हमारे मोस्ट सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं फुरकान भट्टी साहब, उन्होंने ये बात की मोहम्मद रिजवान को लेकर कि हम भी पहले गए थे, आप भी पहले जाओगे। तो ये मेरे ख्याल में प्लेयर्स के ऊपर पर्सनल अटैक है, ये उनकी जातियात के ऊपर अटैक है। अगर हमें प्लेयर्स के साथ प्रॉब्लम्स है तो हमने उनकी क्रिकेट के ऊपर बात करनी है, हमने उनकी बेसिक के ऊपर बात करनी है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो हाईलाइट करनी है। लेकिन हमारा बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि हम प्लेयर्स के ऊपर तनकीद करें, उनकी जातियात के ऊपर अटैक करें, और अगर वो किसी बड़ी लीग में सेलेक्ट हो गए हैं तो उस लीग को ट्रोल करना शुरू कर दें। पाकिस्तान के साबका प्लेयर जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है और बड़ी सीट पर मौजूद है, सिकंदर बख्श साहब, जो इनको पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स स्पेशली बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के साथ सिकंदर बख्श को जाती प्रॉब्लम्स है। ये हमेशा उनकी जातियात के ऊपर अटैक करते हैं। ये कभी भी पाकिस्तानी टीम से राजी नहीं हुए। और मुझे हैरानगी है कि ऐसे ही प्लेयर्स पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में या पाकिस्तान की मैनेजमेंट का हिस्सा क्यों होते हैं, जिनको पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ इश्यूज होते हैं। और अब पाकिस्तान में एक नया कथा खुल चुका है, वो ये है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को लग रहा है, पाकिस्तान के साबका प्लेयर्स को लग रहा है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जब बीबीएल में पिक हुए, उसके पीछे इनकी एजेंसी, इनके एजेंट साया कारपोरेशन का बहुत बड़ा हाथ है। उसने इनको बीबीएल में पिक करवाया, क्योंकि मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की एजेंट एक ही है, साया कारपोरेशन, और उसी ने इनको बीबीएल में साइन करवाया। तो भाईजान, ये एजेंट साया कारपोरेशन इन प्लेयर्स के साथ पिछले 4-5 साल से लगातार काम कर रही है। तो इससे पहले इन प्लेयर्स को बीबीएल में पिक क्यों नहीं करवाया गया? इससे पहले तो इनका नाम बड़ा था, इनका कद काठ बड़ा था, इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत बड़ी थी, तब तो इनके ऊपर अटैक भी ना पाता, तब तो इनके ऊपर तनकीद भी नहीं होती थी। तब इन लोगों को बीबीएल में सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया? क्या तब साया कारपोरेशन सो रही थी? क्या तब साया कारपोरेशन नहीं चाहती थी कि इन प्लेयर्स को पिक किया जाए? तब तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है हर लीग में, लेकिन तब नहीं खेले। तो अब साया कारपोरेशन ने कितना बड़ा रोल प्ले किया। अब इसके पीछे कंप्लीट स्टोरी क्या है? इस दफा पाकिस्तान के 74 प्लेयर्स ने बीबीएल में अपना नाम क्यों दिया है? इससे पहले पाकिस्तान के किसी भी लीग में इतने प्लेयर्स ने अपना नाम नहीं दिया। ये पहली ऐसी लीग थी जिसमें पाकिस्तान के 74 प्लेयर्स ने अपना नाम दिया है। मतलब इतने प्लेयर्स पाकिस्तान के सुपर लीग में भी नहीं खेलते, पाकिस्तान के जितने प्लेयर्स ने बीबीएल में अपना नाम दिया था। इसके पीछे कहानी ये है कि आपके प्लेयर्स को अब एनओसी मिलना स्टार्ट हो गया। रिसेंट पास्ट में पाकिस्तानी प्लेयर्स का बोर्ड के साथ मसला ये था, फखर जमाने पर रिसेंट पास्ट में पीसीबी मीटिंग में भी ये पॉइंट हाईलाइट कर दिया था कि हमें एनओसी क्यों नहीं मिलते, और इसके ऊपर उन पर ठीक ठाक तनकीद भी हुई थी। पीसीबी मैनेजमेंट ने उनको ठीक ठाक ट्रोल भी किया था, लेकिन उनकी बात 100% ठीक थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया का वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो प्लेयर्स को यह बात करता था कि आप पहले लीग्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, वो कॉन्ट्रैक्ट लाकर हमें दें, उसके बाद आपको एनओसी दिया जाएगा। लेकिन बीबीएल वो वाहिद लीग है जो पहले प्लेयर्स को कहती है कि भाई आप पहले हमें अपना एनओसी दिखाएं, अगर आपके पास एनओसी है तब ही आपका नाम ड्राफ्टिंग में लिया जाएगा, तब ही आपको पिक किया जाएगा। क्योंकि रिसेंटली लास्ट ईयर हमने देखा है कि उसामा मीर जब बीबीएल खेलने गए थे, वो ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए थे, और उनको एनओसी जारी नहीं किया गया था, और उनका जाने का मकसद फौत हो गया था, उनको कोई फायदा हासिल नहीं हुआ था। और तब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी के ऊपर ठीक ठाक तनकीद भी की थी कि अगर आपने प्लेयर्स को एनओसी नहीं देना तो आपने प्लेयर्स का नाम ड्राफ्टिंग में ही क्यों दिया। उसके बाद अब ये मसला हल हुआ है, इसको सॉर्ट आउट कराया है आकिब जुवैद ने। वैसे मजे की बात यह है कि जब ये पॉइंट हाईलाइट हो रहा था, जब प्लेयर्स को एनओसी के मसले पे, तब आकिब जुवैद पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे, करता बढ़ता थे। वैसे तो वो अब भी पाकिस्तानी टीम का करता बढ़ता है, सिलेक्शन कमेटी में है, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी हेड है। तो अब उन्होंने ये मसला हल कर दिया, अब प्लेयर्स को एनओसी मिलना स्टार्ट हो गया। और जो पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स बाबर आजम,
मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, हसन अली, हारिस रऊफ, हसान खान, ये प्लेयर्स बीबीएल में प्री साइंड हुए या पहले पिक हुए हैं। उसके पीछे कहानी ये थी कि इनको पहले एनओसी दे दिया गया था। जिस दिन बाबर आजम को एनओसी मिला है, अगले ही दिन उनको प्री साइंड कर लिया गया था। पाकिस्तानी प्लेयर्स इस दफा बीबीएल में फर्स्ट प्रायोरिटी थे। उसके पीछे एक और रीजन भी है, वो ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स फुली अवेलेबल थे। उन दिनों पाकिस्तान की कोई भी सीरीज शेड्यूल नहीं थी। पाकिस्तान में ना तो वनडे खेलने थे, ना T20 और ना टेस्ट। तो पाकिस्तान टीम के तमाम प्लेयर्स जो डोमेस्टिक खेलते हैं, जो अंडर 19 खेलते हैं, जो पाकिस्तान की ए टीम में है, नेशनल टीम में है, ओडीआई में है, टेस्ट में है, T20 में है, ये तमाम प्लेयर्स फारिग थे, खेलने के लिए क्रिकेट नहीं थी। इसीलिए 74 प्लेयर्स ने बीबीएल में अपना नाम दिया था। उनमें से 7 प्लेयर्स पिक हुए और हाई प्रोफाइल प्लेयर्स पिक हुए। बीबीएल की ड्राफ्टिंग में पहली पिक थी शाहीन शाह अफरीदी, दूसरी पिक थी हारिस रऊफ, चौथी पिक थी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को पहले ही प्री साइंड कर लिया गया था। इसके ऊपर सिकंदर बख्त ने यह स्टेटमेंट दी है कि बीबीएल ने आउटडेटेड प्लेयर्स पिक किए हैं। उनको साइम यूब, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज ऐसे प्लेयर्स पिक करने चाहिए जो कि T20 स्पेशलिस्ट हैं। तो अब इसके पीछे क्या कहानी है ये भी आपको बताता हूं कि बीबीएल ने इन प्लेयर्स को ही पिक क्यों किया है। जब किसी भी लीग की ब्रांडिंग कम होती है तब वो हमेशा उन प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है जिनका कद काठ बड़ा हो। और हमें पता है कि बाबर आजम चाहे रन करे ना करे, शाहीन शाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग करे ना करे, मोहम्मद रिजवान अच्छे स्ट्रोक खेले ना खेले, इनकी पाकिस्तान, इंडिया या वर्ल्ड वाइड में ठीक ठाक किस्म की फैन फॉलोइंग है। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं और इसीलिए जब सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को साइन किया था, 4 दिन में इनके 4 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए थे। इसके ऊपर उन्होंने एक जोक भी ट्वीट किया था कि हमें बाबर आजम फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रहा है, क्योंकि बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने $4,20,000 में परचेज किया था, उनको बाय किया था और 4 लाख फॉलोअर्स उनको पहले 4 दिन में मिल गए थे। इसके ऊपर उनकी स्टेटमेंट ये थी कि हमें एक फॉलोअर $1 में मिल रहा है, तो हमें बाबर आजम तो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रहा है, वो रन करे ना करे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर आपको समझना बहुत जरूरी है कि जब किसी भी लीग की ब्रांड वैल्यू कम होती है, चाहे आईपीएल हो, चाहे PSL हो या दुनिया की कोई भी लीग हो, तब वो हमेशा उन प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है जिन प्लेयर्स का कद काट बड़ा हो, जिन प्लेयर्स को दुनिया जानती हो। जैसे बाबर आजम को साइन करना है, 4 लाख फॉलोअर्स बढ़े हैं। अब बीबीएल की बहुत ज्यादा हाइप बन गई है एशिया में। इससे पहले एशिया में श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये वो कंट्रीज थे जो बीबीएल को बहुत ज्यादा नहीं देखते थे, क्योंकि बड़े आजम एशिया में खुद बहुत बड़ी लीग्स होती हैं। BPL होती है, श्रीलंका प्रीमियर लीग होती है, उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग होती है, उसके बाद सबसे बड़ी लीग IPL होती है। तो जो एशिया के जितने भी फैंस थे वो हमेशा इन लीग्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे थे, इन लीग्स को देखते थे, क्योंकि इनमें आपको पाकिस्तान के, इंडिया के या तमाम एशिया के प्लेयर्स देखने को मिलते थे। और बीबीएल में मोस्टली प्लेयर्स गोरे खेलते थे, इंग्लिश क्रिकेटर्स खेलते थे, जिनको बहुत ज्यादा एशियन फैंस फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इसलिए बीबीएल की ब्रांडिंग कम हो रही थी। उन्होंने उन प्लेयर्स को अपने साथ अटैच किया है जिनका साथ उनको बहुत ज्यादा फायदा हो। अब सिडनी सिक्सर्स 4 लाख फॉलोअर्स आए और बीबीएल के कितने ज्यादा फॉलोअर्स आए होंगे आप खुद सोचें। बीबीएल की हर न्यूज को कवर किया जा रहा है, हर न्यूज के ऊपर पाकिस्तानी, इंडियंस, एशिया के जितने भी फैंस हैं वो अटैच हो रहे हैं। तो बीबीएल ने अपना काम ये किया कि तो उनको फुली सीजन के लिए प्लेयर अवेलेबल हो गए, उनको कोई भी ऐसा प्लेयर पिक एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपकी प्लेइंग 11 से प्लेयर ड्रॉप होता है, फॉर एग्जांपल शाहीन शाह अफरीदी अपने पहले 4 मैच में आउट क्लास बॉलिंग कर देता है, तो दुनिया का कोई भी बॉलर है वो शाहीन शाह अफरीदी की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी नई बॉल के साथ जितने इफेक्टिव होते हैं कोई भी बॉलर इतना इफेक्टिव नहीं होता, तो आपका कॉम्बिनेशन खराब होता है। तो ये चीजें अब लीग्स देखती हैं, वो देखते हैं कि कौन सा प्लेयर हमें फुली अवेलेबल है, हमें उसके साथ काम करना है और जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। अगरचे हसन नवाज, हारिस, साइम यूब T20 के बेहतरीन प्लेयर्स हैं और इनको ही पिक करना चाहिए था कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी होने चाहिए थे। लेकिन इनकी उतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है जितनी बाबर आजम की है। बाबर आजम की वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। और अब बीबीएल का फायदा ये होगा कि जब बीबीएल स्टार्ट होगी, क्योंकि पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, ये तमाम फैंस अभी से वेट कर रहे हैं कब बीबीएल स्टार्ट होगी और कब हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को बीबीएल में खेलता हुआ देखेंगे। बहुत से लोग तनकीद की वजह से देखते हैं, बहुत से लोग पसंद की वजह से देखते हैं, बहुत से लोग नापसंद की वजह से देखते हैं, बहुत से लोग शॉर्ट्स की वजह से या बहुत से प्लेयर्स बड़े नाम की वजह से इन प्लेयर्स को कॉपी करते हैं, इनको देखते हैं और इनको फॉलो करते हैं। तो अब जब ये बीबीएल लीग स्टार्ट होगी तब इंडिया में, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिजिटल आई बॉल्स बीबीएल को मिल जाएंगी, क्योंकि क्रिकेट सबसे ज्यादा बर्रे आजम एशिया में देखी जाती है और एशिया में पाकिस्तान के बहुत ज्यादा फैंस हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स की इंडिया में बहुत ज्यादा फैंस हैं, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा फैंस हैं, श्रीलंका में बहुत ज्यादा फैंस हैं जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को किसी भी लीग में खेलता हुआ देखना चाहते हैं। तो बीबीएल को बहुत ज्यादा फायदे हैं इन प्लेयर्स को साइन करने में।
लेकिन जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को, साबका प्लेयर्स को और जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को इश्यूज हैं, मुझे वो समझ नहीं आ रही। भाई आपको इनकी क्रिकेट से मसले हैं तो आप वो हाईलाइट करें। देखें, मैं खुद बाबर आजम का क्रिटिक हूँ, मैं खुद ये बात बोलता हूँ कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं रहा। किसी ज़माने में वो T20 का बेहतरीन प्लेयर था, लेकिन अब उसको अपनी शॉट्स रेंज अच्छी करने की ज़रूरत है, नई शॉट्स डेवलप करने की ज़रूरत है, अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने की ज़रूरत है। ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर बाबर आजम को काम करना है और ख़ुद को इम्प्रूव करना है, और वो कर भी रहा है। हमारा काम है, हमने ये चीज़ें हाईलाइट करनी है। हमारा काम ये नहीं है कि हम पर्सनल अटैक करें, हम ज़ातियात के ऊपर बात करें, ये हक हमें नहीं है। हमें सिर्फ स्पोर्ट्स के हद तक बात करनी है, और हमें बिल्कुल हक नहीं है कि हम ये बात करें कि हाँ हम भी पहले गए थे, आप भी पहले जाओगे, या ये आउटडेटेड प्लेयर है। ये पाकिस्तान का फखर है और आपको खुशी होनी चाहिए। आपका पाकिस्तान का सर ऊंचा हुआ है, आपके पाकिस्तान के प्लेयर्स प्री साइंड हुए, बाबर आजम को प्री साइंड किया गया है। इससे ज्यादा खुशी पाकिस्तान के लिए क्या होगी? BBL की पहली पिक शाहीन शाह अफरीदी बने, इससे ज्यादा खुशी क्या होगी? BBL की पहली 4 पिक में 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, इससे ज्यादा खुशी वाली बात क्या होगी? लेकिन अगर आपको अभी भी तकलीफ है तो ये तकलीफ खत्म नहीं हो सकती। आपको अपने आप को समझाना है कि भाई हमें प्लेयर्स के साथ जातियात के ऊपर अटैक नहीं करना। अगर हमें उनके साथ पर्सनल इश्यूज हैं तो हम टीवी के ऊपर बैठकर बात नहीं कर सकते, और आपको वैसे भी न्यूट्रल बात करनी चाहिए। मेरा तो यही ओपिनियन है। बाकी दोस्तों, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? क्या सिकंदर बख्श को या पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को ऐसी बातें करनी चाहिए? इसके ऊपर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन की सूरत में लाजमी बताएं।